अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। किताब किम सईद इन जापान का पार्ट 7, 7वां बाब। 7वें बाब में वो लिखते हैं कि जापान एक ज़िंदा लोगों का मुल्क है। ज़िंदगी ये है कि इंसान अपने मुल्क से मोहब्बत करे, अपनी सकाफ़त और अपनी तहज़ीब का एहतराम करे, अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करे। जापान के लोग इन 3 बातों में बहुत ज़िंदा हैं। उन्होंने रात दिन मेहनत करके अपने मुल्क को आज़ाद कर लिया और अब अपने आज़ाद मुल्क में वो हर इंसान की ज़िंदगी को खुशगवार बनाते चले आ रहे हैं। जापान के लोग अपनी सकावत से मोहब्बत करते हैं। दिन को वो जदीद लिबास पहन ज़रूर लेते हैं, लेकिन जब घर में दाखिल होते हैं तो अपना कदीम लिबास पहन लेते हैं और अपने जापानी लिबास पर फ़ख्र करते हैं। जापान की हुकूमत और जापान के अवाम सबको अपनी जापानी ज़ुबान से मोहब्बत है। जापान में तालीम और तरबियत जापानी ज़ुबान में दी जाती है। इब्तदाई और सानवी यानी प्राइमरी और सेकेंडरी में नहायत फ़ख्र के साथ जापान की ज़बान में तालीम दी जाती है। इनको इस पर फ़ख्र है, इनका ज़रिया तालीम इनकी अपनी ही ज़बान है। पाकिस्तान में हुकूमत और ब्यूरोक्रेट और मगरबी तहज़ीब के प्रसार कहते हैं कि पाकिस्तान में प्राइमरी से अंग्रेज़ी पढ़ानी चाहिए। कहते हैं कि दुनिया की ज़बान अंग्रेज़ी है, इसलिए तरक्की के लिए अंग्रेज़ी ज़बान ज़रूरी है। मगर नौनिहालों ज़रा गौर करो, जापान तो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है। आज बरतानिया तो जापान के आगे हीच है। फ्रांस पीछे रह गया है। अमेरिका साइंस में अब जापान से पीछे है। जापान ज़िंदा है, दुनिया को ज़िंदगी दे रहा है। जापान के स्कूलों में तो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाती, फिर भी जापान बड़ा है। बड़ाई अंग्रेज़ी ज़बान से नहीं आती। पाकिस्तान में भी सही तालीम अंग्रेज़ी ज़बान से नहीं हो सकती। आज हाल यह है कि पाकिस्तान के नौजवान ना अंग्रेज़ी जानते हैं और ना उर्दू। इनका हाल ख़राब है। चीन और जापान दोनों ने साबित कर दिया है कि अपनी ज़बान ही में तालीम देकर बड़ाई मिल सकती है। एक मिसाल साउथ और नॉर्थ कोरिया की है। साउथ कोरिया अमेरिका के ज़रिए सर माह तालीम में अंग्रेज़ी ज़बान आ गई है, इसलिए 50 वर्ष से साउथ कोरिया अमेरिका का ग़ुलाम है। नॉर्थ कोरिया की ज़बान कोरियाई है। वहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में कोरियाई ज़बान में तालीम दी जाती है, इसलिए कोरिया का बच्चा आज़ाद है। अमेरिका ने 1 साल से नॉर्थ कोरिया पर दबाव डाला है, मगर नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया है। नौनिहाल तुमने देखा कि अंग्रेज़ी ज़बान में तालीम देने वाला साउथ कोरिया अमेरिका का ग़ुलाम है और मादरी कोरियाई ज़बान में तालीम देने वाला नॉर्थ कोरिया आज़ाद है, अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। ये फ़र्क है। पाकिस्तान में जब तक तालीम कौमी मादरी ज़बान में नहीं दी जाएगी, ग़ुलामी दूर नहीं होगी। आज़ादी अपनी ज़बान की मोहब्बत से आती है। अब अमेरिका की कोशिश ये है कि जापान और चीन में इख्तिलाफ़ात पैदा करे। रात दिन अमेरिकी जासूस चीन और जापान में शरारतें कर रहे हैं। पिछले हफ्ते चीन ने ज़ेर ज़मीन आटमी तजर्बा किया है। जापान ने उसे नापसंद किया और चीन की इमदाद बंद करने का इरादा किया है। ये इख्तिलाफ़ात की बात है। जापान और चीन दोनों जानते हैं कि अमेरिका इन दोनों का दुश्मन है। अब इनको अपने ज़ेरे से लाना चाहता है। इसके बगैर अमेरिका दुनिया का बादशाह नहीं बन सकता। दुनिया का बादशाह बनने के लिए ज़रूरी है कि चीन और जापान इसके काबू में आ जाएं। अब जापान में एक नया मसला पैदा हुआ है कि गैर मुल्की जो यहाँ आते हैं और बीमार हो जाते हैं तो ज़ुबान न जानने की वजह से इनकी इलाज में दिक्कत हो रही है। जापान का डॉक्टर तो जापानी ज़ुबान जानता है, अमेरिका का बीमार अंग्रेज़ी बोलता है। अब मर्ज़ को कैसे समझाए, इलाज कैसे किया जाए। जापान शानदार मुल्क है, इसलिए स्याह ज़्यादा आने लगे हैं। स्याह अगर बीमार पड़ जाए तो अपना हाल जापान के डॉक्टर से बयान नहीं कर सकते। जापान की हुकूमत इस पर गौर कर रही है कि क्या किया जाए। यहाँ टोक्यो में एक जापानी क्लब बन गया। इस क्लब में जापान की ज़बान सिखाने का इंतजाम हो गया है। गैर मुल्की इस क्लब से फ़ायदा उठा सकते हैं। और हॉल में मैंने देखा कि कोबे यूनिवर्सिटी में अमेरिका जापान के ताउन से एक सेमिनार हो रहा है। इसका मौजू ये है कि गैर मुल्की सियाहों के इलाज के मसले को कैसे हल किया जाए। इंटरनेशनल एक्सचेंज सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च ने इस सेमिनार का इंतज़ाम किया है। जापानी ज़िंदा कौम है, इस मसले को हल कर लेंगे। अखबार रोज़नामा योमी की एक ख़बर का ये नहायत दिलचस्प उन्वान है, नफ़रत हमेशा नफ़रत करने वाले को तबाह करती है, ना कि उसको जिससे नफ़रत की जाए। हेटर्ड डिस्ट्रॉयड द हेटर नॉट द हेटेड। ख़बर जंग आलमी दोम में जापान बरतानिया की लड़ाई की यादगार तकरीब की है। लंदन में मलका बरतानिया ने इस तकरीब से खुद दिलचस्पी ली है और इन बरतानवी सिपाहियों को याद किया जो जापानियों के हाथों जंग में मारे गए थे। इस तकरीब में एक 71 साल जापानी भी शरीक था जो बरतानिया में रह रहा है और शहरी की हैसियत से OBE यानी ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का खिताब याफ्ता है। ये जुमला इस मम्बर बूढ़े जापानी ने अपनी तकरीर में कहा है। ये कौल 1400 साल पहले का है और हज़रत अली करम वजह का है। हम मुसलमानों ने इसे बुला दिया है, दूसरी दुनिया ने इसका मतलब समझ लिया है। हम मुसलमान एक दूसरे से नफ़रत के मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं, इसलिए नफ़रत ने हम सब मुसलमानों को तबाह कर दिया है। मेरे अजीम नौनिहालों, नफ़रत करना छोड़ दो। हरगिज़ किसी से नफ़रत ना करना, तुम हमेशा मोहब्बत करना। मोहब्बत करने वाला फ़ातह होता है। कहावत है, मोहब्बत फ़ातह आलम। तुम जितनी मोहब्बत लोगों से करोगे, दिल फ़तह करते चले जाओगे। बस मेरी बात हमेशा याद रखना, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को हर कदूरत से पाक साफ़ कर दें। मैंने 1940 में ये फ़ैसला किया था कि मैं तिब यानी अरबी इस्लामी को साइंस का दर्जा देकर दम लूँगा। मसीहुल मुल्क हकीम हाफिज़ मोहम्मद अजमल खान रहमतुल्लाह ने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ से तिब को तस्लीम करा दिया था और हिंदुस्तान के वाइस राय से
तिबिया कॉलेज का संग बुनियाद रखवाया और महात्मा गांधी से इफ्तिताह कराया था। इनकी उम्र ने वफा न की और 1927 में इनका इंतकाल हो गया। मैंने ये ठान ली कि इस तिब को दुनिया भर से तस्लीम कराऊंगा। 1940 जब और अब 1995, अल्लाह ताला का हज़ार हज़ार शुक्र है कि मैंने दुनिया के तिब्ब सेहत के लिए के सबसे बड़े इदारे आलमी इदारा सेहत WHO से तिब को तस्लीम करा लिया है। और दुनिया के हर मुल्क में जाकर आलमी कांग्रेसों में तकरीरें की और 100 से ज़्यादा मुल्कों में इसको मनवा लिया, इसको तस्लीम करवा लिया। इसके बाद जापान में 1990 सेहत और सबात पर आलमी कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर तिब का काम किया और आज मैंने जापान में तिब्ब मशरकी पर एक सेमिनार में ज़ोरदार तकरीर की। इस वक्त यहाँ दुनिया भर से 300 से ज़्यादा माहिरीन सेहत और डॉक्टर जमा हैं और कई 700 जापान के माहिरीन हैं। इन सब के हाथों में मेरा मुकाला है। मैंने 1 घंटा सवालत के जवाब देकर तिब को इन सब से तस्लीम करवा लिया है। मेरी तकरीर की खूब दाद मिली है। मैंने तुमको ये बात इसलिए बताई कि तुम जान लो कि इंसान को ज़िंदगी का एक मकसद बनाना पड़ता है। तुम देखो 1940 में तबीब बनने के बाद मैंने अपना ये मकसद ये बनाया कि मैं तिब में साइंसी हैसियत दुनिया भर से तस्लीम कराऊंगा। अब 55 साल हो गए हैं। दुनिया भर में तिब के लिए मैंने 55 साल यानी 55 ईयर्स काम किया और अपना मकसद हासिल कर लिया है। एक वक्त था कि मुर्गी बहुत महंगी हुआ करती थी, कम लोगों को खाने को मिलती थी, दाल सस्ती थी, मगर जब मुर्गी घर में हो और रोज़ खाने को मिले तो इसकी कदर नहीं जाती। इसलिए ये कहावत मशहूर कि घर की मुर्गी दाल बराबर। फिर कहावत ने बहुत से मायने पहन लिए। अब अगर घर का कोई बड़ा इंसान है तो घर वालों में इसकी आवभगत कम होती है, बाहर वाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मौके पर भी कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। पाकिस्तान में मैं भी घर की मुर्गी दाल बराबर रहा हूँ। मैंने तिब के लिए पाकिस्तान में रह के काम किया। अहले पाकिस्तान ने मेरी इज़्ज़त ने की, दाद नहीं दी। वज़ारत सेहत ने मुझे दाल बराबर समझा। पाकिस्तान के हकीमों ने मुझे घर की मुर्गी समझा। पाकिस्तान के डॉक्टरों ने भी ऐसा ही सलूक किया। यहाँ साइंसदानों ने मुझे साइंसदान नहीं समझा। इसलिए मैं पाकिस्तान में घर की मुर्गी दाल बराबर रहा। मगर पाकिस्तान से बाहर दुनिया में कौन मुझे नहीं जानता। दुनिया के 10,000 साइंसदान आज मेरे दोस्त हैं। अप्रैल 1995 में मैं अमेरिका गया। तिब इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई। 500 डॉक्टर और साइंसदान जमा थे। कलीदी खुतबा मेरा था। पाकिस्तान से बाहर डॉक्टर और साइंसदान मेरी इस तरह इज़्ज़त करते हैं। यहाँ जापान में 1000 से ज़्यादा मेरे दोस्त बने हैं। मैंने उन सब के सामने तिब का आवाज़ा बुलंद करके अपना फ़र्ज़ अदा किया। अपनी तकरीर से इनके दिल मोह लिए। जो काम मैं कर रहा हूँ ये काम अरबों के करने का था। इनको आगे बढ़कर तिब यानी तिब अरबी इस्लामी को दुनिया भर से मनवाना चाहिए। खैर, अरबों के लिए भी मैंने ये खिदमत कर दी है, मोहब्बत से की। पाकिस्तान में हर नफ़रत का जवाब मैंने मोहब्बत से दिया है। मेरी ज़ुबान से किसी डॉक्टर, किसी हकीम और किसी साइंसदान के लिए एक लफ्ज़ बुराई का नहीं निकला है। मैंने नफ़रत करने वालों से मोहब्बत की है। मैं घाटे में नहीं रहा। मैंने इस हाल में भी दोस्त बनाए हैं, इज़्ज़त की है, एहतराम किया है। मैं चंद साल पहले वियना यूनिवर्सिटी में तकरीर कर रहा था। वियना ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत है। ये मुल्क यूरोप में है। जब जंग अज़ीम 2 में हो रही थी तो जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने सबसे पहले ऑस्ट्रिया ही पर कब्ज़ा किया था। खैर, मेरी तकरीर का मौजू था अल्लाह इज़ हीलर यानी होवल शाफ़ी, शिफा अल्लाह ही देता है। वहाँ मैंने ये नुक्ता बयान किया और आज भी बयान किया कि इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा मौजूद नहीं है जो ये दावा कर सके कि मैं इंसान के जिस्म को समझता हूँ। इंसान का जिस्म और जिस्म के अज़ाद नहायत अज़ीम और पेचीदा हैं। इंसान अल्लाह की ताला की सबसे बड़ी मखलूक है। खूबसूरती और हिकमत का मजमूआ है। आप ज़रा दिमाग पर गौर करो। दिमाग में ज़रात यानी DNA बिलियन ट्रिलियन अरबों खरबों हैं। एक एक ज़रा इस कदर बारीक है कि बरकी खुर्दबीन से ही नज़र आ सकता है। इस एक ज़रे में 10 सफ़ात की मेमोरी होती है, यानी 10 सफ़ात इसको याद होते हैं। हम हकीम डॉक्टर जिस्म इंसानी में जो दवाएं दाखिल करते हैं, हम हर किस दावा नहीं कर सकते कि हम ये जानते हैं कि दवा किस तरह कहाँ क्या असर करती है। ये तो बस अल्लाह ही जानता है, वही शिफा देता है। तुम जानते हो कि कौम मुत्तहिदा का एक इदारा यूनिसेफ है, यानी नौजवानों के लिए देखभाल करने और फंड फ्राहम करने वाला इदारा। आज इस कॉन्फ्रेंस में इसकी प्रोग्राम की निगरान मोहतरमा अरमामा नून कोर्ट से मुलाकात हुई। वो यूनिसेफ का पैगाम पढ़ने आई थी। मैंने उनको अपना नाम बताया। फ़ौरन जवाब दिया, हाँ मैं आपको और हमदर्द को खूब जानती हूँ। हमदर्द और आप यूनिसेफ के दोस्त और नौजवानों के रफ़ीक हैं। मैंने उनसे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए तबादला ख्याल किया कि हम हमदर्द पब्लिक स्कूल में तलीम सेहत शुरू करना चाहता हूँ और कोशिश हूँ कि पाकिस्तान के हर स्कूल में ये तलीम सेहत जारी हो जाए। आज मैंने 9 बजे से 1 बजे तक इन जलसों में शिरकत की कि जो स्कूल हेल्थ के लिए थे, बड़े बड़े माहिरीन ने ये राय दी कि स्कूलों के नौजवानों की सेहत की बातें बतानी चाहिए। आलमी इदारा सेहत भी स्कूल हेल्थ के लिए ख़ास प्रोग्राम तैयार कर चुका है। मैंने 21 मुल्कों के सेहत के वज़ीरों को पिछले हफ्ते खतूत भिजवाए हैं कि इनकी राय क्या है और इनके मुल्कों में क्या क्या किताबें पढ़ाई जाती हैं। इंशाल्लाह जल्द जवाब मिल जाएंगे और मैं अब स्कूलों के लिए किताबें से तैयार करूँगा। साउथ कोरिया अमेरिका के ज़ेर असर है। वहाँ के माहिरीन सेहत ने आज बताया कि कोरिया के किसी स्कूल में हेल्थ कोर्स नहीं है। खैर, मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के नौजवानों के लिए निसाब की किताबें तैयार करूँगा।
कोरिया के जनाब डॉक्टर एन वा नाम तकरीर करके मेरे पास आकर बैठे, तो मैंने कहा खामसा खामदा। उन्होंने मेरी ज़ुबान से कोरिया की ज़ुबान सुनकर बड़ी हैरत से मुझे देखा। खामसा हामदा के मायने हैं बहुत शुक्रिया। जल्दी इनसे दोस्ती हो गई थी। उन्होंने मुझे अपने मकाले की नकल और कोरिया के डाक टिकट का तोहफ़ा दिया। ये डाक टिकट अब मैं बैतुल हिकमा के डाक टिकट म्यूज़ियम में रख दूँगा। मैंने जनाब डॉक्टर क्यूची सुनूदा साहब को मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने तिब के इस सेशन के लिए मेहनत की, उसे कामयाब बनाया। जापान की हॉन्स्टिक मेडिकल सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब डॉक्टर कोशिरा वाउस्टोका ने भी नहायत अच्छी तकरीर की। इनसे मैंने तबादला ख्याल किया। उन्होंने नहायत मोहब्बत के साथ मुझे अपनी किताब भी दी। किताब जापानी ज़ुबान में है। मौजू है इंसान का जिस्म किस तरह राहत पहुँचाता है। हॉन्स्टिक मेडिसिन का नुक्ता नज़र बयान किया गया है। डॉक्टर काजुइको अट्सुमी एक नहायत कबील जुस्सा मजबूत जिस्म के लंबे तरह के इंसान हैं। चेहरे पर नहायत खूबसूरत सफ़ेद दाढ़ी है। टोक्यो की सुजुका यूनिवर्सिटी बराए तिब साइंस और टेक्नोलॉजी के सदर हैं और टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमरेटस हैं। एमरेटस के मायने है कि ये रिटायर होकर आज़ादी प्रोफेसर हैं। उन्होंने मेरी तकरीर के बाद मुझसे नहायत अच्छे सवाल किए। मैंने उनका एहतराम करते हुए उनकी राय से इख्तलाफ किया और उन्होंने मेरा नुक्ता फ़िक्र मान लिया। प्रोफेसर ओटोस्का के साथ इनकी एक नहायत खूबसूरत शागिर्द थी, बहुत हंसमुख जापानी दुख्तर। मैंने कहा तुम बिल्कुल मेरी ग्रैंड डॉटर हो, यानी नवासी हो। दुख्तर जापान ने फ़ौरन कहा मैं आपकी ग्रैंड डॉटर बनने को तैयार हूँ। मैंने कहा मैं भी तैयार हूँ, अब तो पाकिस्तान आने की तैयारी कर लो। आज एक मोहतरमा डॉक्टर क्रैत्सनी बड़े इत्तेफाक से आकर मिली। मैंने दिल में कहा ये बड़ी भी कौन है, मगर मेरी मुश्किल। मदीना अल हुक्मा में जो दरख्त लगाया था वो कितना बड़ा हो गया है, क्या मेरी नेम प्लेट वहाँ लगी हुई है। अब याद आया कि ये मोहतरमा हमदर्द की मेहमान रह चुकी हैं। न्यूजीलैंड के डॉक्टर कुरैशी साहब और उनकी अहलिया से भी मुलाकात हुई। ये दोनों कराची के हैं, बड़े जिंदा दिल हैं। ब्रुनाई में वजारत सेहत में काम करते रहे और पाकिस्तान के हालात से परेशान होकर न्यूजीलैंड में बस गए हैं। उन्होंने भी मदीना अल हिकमा में दरख्त लगाया था। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना के डॉक्टर SC गुप्ता भी मिले। ये भी मदीना अल हिकमा में दरख्त लगा चुके हैं। ये सब मेरे मेहमान रह चुके हैं। कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम की मेरी किताब कहीं गलती से रह गई। मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैं इंफॉर्मेशन डेस्क पर गया, वहाँ के लोग दूसरे लोगों से बातें कर रहे थे। मैंने हासा इंतज़ार किया। आखिर मेरे पास मेज़ पर प्रोग्राम की रखी हुई एक कॉपी मैंने उठा ली और इजाज़त के बगैर लेकर चल पड़ा। एक कारकुन ने नहायत अदब के साथ कहा कि ये मेरे काम की है। मैंने फ़ौरन वापस कर दी, मगर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मेरा दिल बैठ गया। आज मेरी वाकई बेइज्जती होगी। गलती मेरी थी। इजाज़त के बगैर मैंने किताब क्यों उठाई। तुम ये बात याद रखना, किसी की चीज़ को बगैर इजाज़त हाथ तक न लगाना, वरना ऐसी ही बेइज्जती होगी जैसे आज मेरी हुई है। मेरे नून हालो ज़रा गौर करो। जापान में सेहत पर यह आलमी कॉन्फ्रेंस है। दुनिया भर से माहिरीन यहाँ जमा हैं। दुनिया की सेहत का मसला ज़ेर फ़िक्र और गौर है। माहिरीन मिल बैठ कर गौर कर रहे हैं कि कैसे दुनिया को सेहतमंद बनाएं। मगर इस कॉन्फ्रेंस में किसी भी अरब मुल्क का कोई माहिर मौजूद नहीं है। मुस्लिम ममालिक मलेशिया वगैरह कोई नहीं है। चीन तो इसलिए नहीं आया कि ताइवान को बुलाया गया है। मगर अरब मुसलमानों को आखिर क्या हुआ है। बस कुवैत से डॉक्टर मोमिन है, पाकिस्तान से मैं हूँ, न्यूजीलैंड से डॉक्टर क्रैशी हैं। 1200 माहिरीन में सिर्फ 3 मुसलमान। टोक्यो से एक रोज़नामा योमी जापानी और अंग्रेज़ी ज़बान में निकलता है। बड़ा अखबार है। इसके साइंस निगार जनाब शेगी योकी कोएडे टोक्यो से मुझसे मिलने आए थे। मेरे लिए खूबसूरत तोहफ़ा लेकर आए हैं। इनको मालूम हो गया कि मैं माकोहारी में हूँ और सेहत कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। जनाब शेगी योकी कोएडे मेरी दावत पर पाकिस्तान आ चुके हैं। मदीना अल हुक्मा का मुताला करने आए थे, मेरे मेहमान थे। ठीक 6:30 बजे मेरे कमरे नंबर 1424 के टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। जनाब मोहतरम मोहम्मद रईस साहब बात कर रहे थे। जनाब रईस साहब और उनके दोस्त जापान की मशहूर गोडरी लिमिटेड के चेयरमैन जनाब मोहतरम मेदोरी कावामोरा साहब ओकायामा और टोक्यो से मुलाकात के लिए आए थे। मैंने उनको यही वक्त दिया था। ये बुलेट ट्रेन से आए हैं जो 200 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। मैं भी इसमें बारहा बैठा हूँ। माउंट फ्यूजी से टोक्यो, टोक्यो से ओसाका इसी ट्रेन से आया था। इन दोनों हज़रात से 3 घंटे मैंने तबादला ख्याल किया। आधी बातें तजारती सनती और आधी खैराती फलाही। अब तय ये पाया कि जनाब मेदोरी कावामोरा जनाब साहिब नवंबर में जब मैं ओकायामा से कराची जाऊँगा मेरे साथ पाकिस्तान चलेंगे। उन्होंने एक तेल ईजाद किया। इस तेल को पेट्रोल में मिला देने से बजाय 20 मील फ़ी गैलन के 30 मील फ़ी गैलन मोटर कल चल सकेगी। होटल माकोहारी प्रिंस से हम पुल पर चलते हुए दूसरी तरफ निकल गए, जहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट है। आज रात खाना यहाँ ही नोश जान किया। ये जापान में मेरा पहला डिनर है। महंगाई की वजह से मैं सादी बेटी के दिए बिस्कुट से अपना पेट जिंदा रहने के लिए भरता रहा हूँ। मेरा इरादा था कि मेज़बानी करूँगा, मगर होटल का बिल जनाब मेदोरी साहब ने इसरार के साथ अदा कर दिया है। आज अच्छा खाना था। गोश्त तो खाया नहीं जा सकता था। झींगे का सालन था, चने की दाल थी, नहायत गरम गरम नान थे। पिछली बार जब मैं
कूबे आया था तो वहाँ जनाब मोहम्मद रईस साहब मिलने आए थे। उन्होंने कूबे में इंडियन रेस्टोरेंट गिलार्ड में मुझे खाना खिलाया था। आज भी वो इंडियन रेस्टोरेंट में ले गए, कसरत थे। यहाँ देखा कि जनाब डॉक्टर कोशी ओटूसो का और मेरी नवासी भी खाना खाकर निकल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कैमरा था, मैंने फ़ोटोग्राफी कर ली। मैं बहुत से नौनहालों से मिलता रहा। माकोहारी प्रिंस होटल में बकसरत नौनहाल खिलाड़ियों से मिलता रहा हूँ। आज मैंने नहायत खूबसूरत नौनहालों के साथ अपनी तस्वीरें ली हैं, दिल खुश हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में मेरी सफ़ेद शेरवानी, सफ़ेद लिबास दिलकशी का सबब बना हुआ है। मेरा लिबास सभी को पसंद है, वाइट एंड एलिगेंट ड्रेस। वल्लाह क्या शानदार लिबास है। एक यूरोपी खातून ने मेरी इजाज़त से मेरे साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर खिंचवाई। एक जापानी ने भी इजाज़त लेकर तस्वीर ली है मेरे साथ खड़े होकर। अगर मैं सूट बूट टाई शाई में होता तो कोई जानता, अब तो हज़ार इंसानों में भी शेरवानी सफ़ेद लिबास की वजह से अलग पहचाना जाता हूँ। मुझे अपने लिबास पर फ़ख्र है। कोई 10 साल पहले की बात है कि मैं और मेरी बेटी सादिया टोक्यो से बुलेट ट्रेन में ओसाका जा रहे थे। बुलेट ट्रेन तेज़ तो चल रही थी मगर मालूम नहीं हो रहा था कि मैंने रेलवे गार्ड से पूछा, मियाँ ट्रेन की रफ्तार कुछ 40-50 मील फी घंटा होगी? जापानी गार्ड मुस्कुराया, मुझे साथ लिया और स्पीडोमीटर के सामने जाकर खड़ा कर दिया। ट्रेन की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा थी। आओ ज़रा करीब आओ, मैं तुम्हें इस ट्रेन का हाल बताता हूँ। जापान के ज़राए आमदरफ्त बहुत अच्छे हैं, खासतौर पर इसकी बुलेट ट्रेन जो 220 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। ये महफूज है और वक्त की पाबंद है। 1964 से जब से ये चलना शुरू हुई है, इसने अब तक कोई हादसा नहीं किया है इसके जिससे कोई मरा हो या ज़ख्मी हुआ हो। ये ट्रेन ओसाका से टोक्यो के लिए दरमियान चलती है और हजूम के औकात में हर स्टेशन पर 5 मिनट के लिए ठहरती है और अपनी मंजिल पर नहायत पाबंदी से वक्त पर पहुँच रही है। इसमें हर रोज़ 3 लाख मुसाफिर सफ़र करते हैं। इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी के तहत चलाई जाने वाली ट्रेनों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो कारकर्दगी में बेहतर होने के साथ साथ पूरी तरह से महफूज हों। नई ट्रेनों को ATC यानी ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल और CTC यानी सेंट्रलाइज्ड ट्रेन कंट्रोल के तहत चलाया जा रहा है। ATC ट्रेन की रफ्तार को कम या ज़्यादा करता है। नॉर्मल हालत में ट्रेन की रफ्तार तेज़ रहती है मगर जब इसे मुड़ना होता है तो इसकी रफ्तार में कमी आ जाती है। CTC तमाम ट्रेनों को इनकी पोजीशनों से आगाह करता रहता है और ये हिदायत देता रहता है कि इन्हें कब चलना है या रुकना है। टोक्यो और ओसाका कितना बड़े शहरों में ट्रेनों, बसों और ज़ैर ज़मीन चलने वाली गाड़ियों का निज़ाम इंतहाई पेचीदा है कि वहाँ के बाशिंदे भी इसे समझने में दुश्वारी महसूस करते हैं। तो दोस्तों ये था पार्ट 7 जो अब ख़त्म होता है, तो फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह पार्ट 8 करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।